ये इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो हम भी तेरे को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वैया टाइम्स। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। सीए कानून को लेकर के क्या बोल रहे हैं, आइए पहले सुनते हैं उनके। तो हम भी तेरे को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। हम भी तेरे को प्रधानमंत्री नहीं मानते। यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के सामने यूएस कमीशन को मैंने 1.5 घंटे तक मेरी मीटिंग चली है और वहां पर निवेदन दिया है कि किस तरह से इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का काम चल रहा है, हमारे हक और अधिकार किस तरह से छीनने का काम इस देश में चल रहा है, ये सारा वहां पर बताया है। और अभी पिछले 2 हफ्ते पहले मुझे न्यूज आई है कि यूएससीआईआरएफ ने इस देश के प्राइम मिनिस्टर और इस देश के होम मिनिस्टर पर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लाने की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। मुझे जितनी जायज अरेस्ट करना है कर लो। यहाँ के होम मिनिस्टर को, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को हम लोग कोई निवेदन नहीं दे रहे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जाते जाते हम लोगों को ऐसी ताकत देकर गए हैं कि इस देश का बुद्धिस्ट, इस देश का मुस्लिम, इस देश का सिख, इस देश का जैन, ये सारे लोग माइनॉरिटी कमीशन के अंडर आते हैं और इस देश के माइनॉरिटी को बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम वहां पर जाकर निवेदन दे रहे हैं। देखो, उस समय मुझे डर था, जिस समय संविधान के पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो रहा था, उस समय मुझे डर था। लेकिन आज मुझे आप लोगों को देखकर यह लग रहा है कि ये 5 साल 10 साल छोड़ो, आने वाले 1000 सालों तक बाबा साहब के संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये आप लोगों के वजह से आज मुझे सिक्योरिटी मिली है। पूरे मीडिया को बताना चाहता हूं ये क्या है। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। आरएसएस ने उस समय इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक कसम, एक बीड़ा उठाया है और 100 साल के पहले इस देश को कानूनी तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। और वो कैसे घोषित किया जाएगा? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से आए हुए जो लोग हैं, वो 31 दिसंबर 2014 के सारे लोगों को इस देश की नागरिकता दी जाएगी। 31 दिसंबर 2014 तक के सारे भारत के बाहर से आए हुए लोग इस देश में नागरिक बन जाएंगे। और इस देश के जो लोग हैं, जो SC, ST, OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है तो उनकी नागरिकता जाएगी। नागरिकता नहीं है। इस देश को ऑफिशियल हिंदू राष्ट्र घोषित करने का काम इस देश में चल रहा है। और इस देश का प्रधानमंत्री हमको कहेगा कि किसको नागरिकता देंगे और किसको नहीं देंगे। वोट लेते समय हमारा वोटिंग कार्ड चला, वोट लेते समय हमारा रेशन कार्ड चला, वोट लेते समय हमारा आधार कार्ड चला। अब नागरिकता देने की बात आई तो वोटर कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा, पासपोर्ट नहीं चलेगा। ये कह रहे हो अगर हमारा वोट लेते समय हमारे ये कार्ड चल रहे थे और आज अगर ये इनवैलिड हो रहा है तो सबसे पहले इस सरकार को इनवैलिड घोषित करना होगा। अगर हमारे वोट नहीं चल रहे तो उस वोट के ऊपर बनी हुई ये सरकार भी नहीं चलनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री हमको कहता है कि किसको नागरिकता देंगे और किसको नहीं देंगे। अरे तू क्या हमको नागरिक बनाने का दर्जा देगा? तू अगर हमको नागरिक नहीं मानता तो हम भी तेरे को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। हम भी तेरे को प्रधानमंत्री नहीं मानते। राष्ट्रपति के पास निवेदन नहीं दे रहा। मुझे जितनी जायज अरेस्ट करना है कर लो। यहाँ के होम मिनिस्टर को, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को हम लोग कोई निवेदन नहीं दे रहे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जाते जाते हम लोगों को ऐसी ताकत देकर गए हैं कि इस देश का बुद्धिस्ट, इस देश का मुस्लिम, इस देश का सिख, इस देश का जैन, ये सारे लोग माइनॉरिटी कमीशन के अंडर आते हैं और इस देश के माइनॉरिटी को बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम वहां पर जाकर निवेदन दे रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में इस आंदोलन को वहां पर लेकर जाने का काम कर रहे हैं। मैं खुद 1 अक्टूबर 2019 को वॉशिंगटन DC में जाकर यूनाइटेड
यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के सामने यूएस कमीशन को मैंने 1.5 घंटे तक मेरी मीटिंग चली है और वहां पर निवेदन दिया है कि किस तरह से इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का काम चल रहा है, हमारे हक और अधिकार किस तरह से छीनने का काम इस देश में चल रहा है, ये सारा वहां पर बताया है। और अभी पिछले 2 हफ्ते पहले मुझे न्यूज आई है कि यूएससीआईआरएफ ने इस देश के प्राइम मिनिस्टर और इस देश के होम मिनिस्टर पर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लाने की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। ये काम हम लोगों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से करना होगा, क्योंकि इस देश का सारा सिस्टम आरएसएस ने अपने हाथ में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट, इस देश की पुलिस, इस देश का संसद, इस देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के जज 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड में आकर क्या कहते हैं पता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सारे कैमरा के सामने जस्टिस गोगोई, जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस जोसेफ ये हम लोगों को कह रहे हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो खतरे में, इसको बचा लो। 6 महीने पहले हम वो टीवी पे देख रहे थे, मैं सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जजेस हम लोगों को कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आप क्यों बैठे हो सुप्रीम कोर्ट के कुर्सी पर? ये आपका काम है लोकतंत्र को बचाना, आप हमको बता रहे हो कि लोकतंत्र बचा लो। सुप्रीम कोर्ट हमको कह रही है कि लोकतंत्र बचा लो। आपके दिल्ली में मैंने एक प्रोटेस्ट देखा, एडवोकेट्स का प्रोटेस्ट। एडवोकेट कह रहे थे हमको न्याय चाहिए, एडवोकेट कह रहे हैं न्याय चाहिए, तो हम सोच रहे थे न्याय देने का काम कौन कर रहा था इतने सा? पुलिस कह रही थी हमको सुरक्षा चाहिए। आज पुलिस ऑफिसर्स की वर्दियों को पहनकर हमारे बच्चों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, गोलियां मारी जा रही है। ये आरएसएस के लोग हैं, ये कोई दिल्ली पुलिस नहीं है, ये कोई यूपी पुलिस नहीं है, ये आरएसएस के फुल टाइमर। इनके पास वर्दी कहां से आती है? इसलिए मोदी को हटाकर नहीं होने वाला, अमित शाह को हटाकर काम नहीं बनने वाला। अगर हम लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को अगर सुरक्षित रखना है तो इस देश में से आरएसएस को हटाना होगा, तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं बैठने वाले। इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं। वे लोग भ्रमित कर रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम देश से लगाव के कारण जीते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को समर्पित है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस और उसके साथियों से, उसकी तरह देश को बांटने की राजनीति करने वाले उनके साथी दलों से, कि आप क्यों देश की जनता से झूठ बोल रहे हो, क्यों उन्हें भड़का रहे हो? हमने सिर्फ गरीब की गरीबी को देखा। फिर क्यों कुछ लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। और आज जो ये लोग कागज सर्टिफिकेट इसके नाम पर मुस्लिमों को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि हमने गरीबों की भलाई के लिए इन योजनाओं के लाभार्थी चुनते समय कागजों की बंदी से नहीं लगाई। इन वीआईपी लोगों से दिल्ली के 2000 से ज्यादा सरकारी बंगले तो खाली कराए, साथ साथ दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा गरीबों, मध्यम वर्ग के लोगों को उनके घर का हक भी दे दिया है। उनके वीआईपी उनको मुबारक, मेरे वीआईपी तो आप ही लोग हैं। हमारी सरकार आने के बाद राज्य सरकार का रवैया कैसा है वो बताने की जरूरत नहीं है। सारे विरोध, अवरोध, रुकावटें सब, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने 5 साल में स्थिति पैदा की है कि जहां 14 किलोमीटर का काम होता था, अब करीब करीब 25 किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गया है। दिल्ली में जो राज्य सरकार है
वो यहां की सबसे बड़ी समस्या से आंख मूंद कर बैठी है। ये समस्या है पीने के पानी की। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये दिल्ली सरकार के वादे से आप सहमत हो? उनकी बातों से सहमत हो? क्या सचमुच में आपको साफ सुथरा शुद्ध पानी मिलता है? अर्बन नक्सल ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। मैं हैरान हूं कि इस अफवाह ने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे ये भी पूछ रहे हैं ये डिटेंशन सेंटर क्या होता है। कैसा झूठ, कैसा और एक तरफी। मैं एक मीडिया रिपोर्ट देख रहा था जिसमें मीडिया के लोगों से पूछ रहे थे कि ये जरा बताइए भाई डिटेंशन सेंटर कहां बना है, आपको पता है क्या? तो सामने वाले उनको पूछ रहे थे कि हमने तो सुना है इसलिए कह रहे हैं, सुना है तो किस लिए? कोई जवाब नहीं, झूठ चलाया जा रहा है। अरे भाई कुछ तो अपनी शिक्षा की कदर करिए। एक बार पढ़ तो लीजिए कि संविधान संशोधन और एनआरसी ये सब है क्या? आप तो पढ़े लिखे लोग हो। मैं देश के नौजवानों का आग्रह करता हूं जरा पढ़िए इसको। अब भी जो भ्रम में है मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर के अफवाह सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये जो एक्ट लाया गया है ये उन लोगों पर लागू होगा जो वर्षों से भारत में ही रह रहे हैं। किसी नए शरणार्थी को इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा। जब मेरी बात सुनेंगे तो समझेंगे। उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान से जो अधिकतर जो हमारे शरणार्थी आए हैं वो मेरे दलित भाई बहन हैं, दलित परिवार के हैं। भाइयों बहनों, ये वो दलित परिवार है जिनको पाकिस्तान में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था, क्योंकि उनको देश नहीं, उनको उनका दल दिखता है। इसके कारण देश की भलाई के लिए और दुनिया में पाकिस्तान के करतूतों को खुला करने का मौका भी इन लोगों ने गवा दिया। भाइयों बहनों, बड़ा सीधा साधा फर्क है। घुसपैठिया कभी अपने आप को अपनी पहचान होने नहीं देता और शरणार्थी कभी अपनी पहचान छुपाता नहीं है। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत से घुसपैठियों ने आज बाहर निकलकर किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, सच क्यों नहीं बताते हैं? भाइयों बहनों, उन्हें डर लग रहा है कि उनकी सच्चाई अब सामने आ जाएगी। साथियों, रिफ्यूजी का जीवन क्या होता है? बिना किसी कसूर के अपने घरों से निकाल देने का दर्द क्या होता है, ये दिल्ली से बेहतर कौन समझ सकता है? यहां का कौन ऐसा नहीं है जहां बंटवारे के बाद किसी रिफ्यूजी का बंटवारे से अल्पसंख्यक बने भारतीय का आंसू न गिरा हो। सड़क पर हो रहा ये का बवाल उनके आंसुओं का अपमान है या नहीं है? मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। गांधी जी ने कहा था, मोदी को मानो या ना मानो, अरे गांधी को तो मानो। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख साथियों को जब लगे कि उन्हें भारत आना चाहिए तो उनका स्वागत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य महात्मा गांधी कह रहे हैं, ममता दीदी। अब देखो भाई खेल, ममता दीदी सीधी कोलकाता से यूएनओ पहुंच गई, संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच गई। लेकिन कुछ साल पहले तक यही ममता दीदी संसद में खड़े होकर गुहार लगा रही थी कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोका जाए, वहां से आए पीड़ित शरणार्थियों की मदद की जाए। संसद के अंदर स्पीकर के सामने कागज फेंकती थी बांग्लादेशियों के खिलाफ
दीदी, ममता दीदी, दीदी, अब आपको क्या हो गया? आप क्यों बदल गई? आप क्यों अफवाह फैला रही हो? अरे चुनाव आते हैं, जाते हैं, सत्ता मिलती है, चली जाती है, इतनी डरी क्यों हो रे? बंगाल की जनता पे भरोसा करो। बंगाल की जनता से आपका विश्वास क्यों उठ गया है? बंगाल के नागरिकों को आपने दुश्मन क्यों मान लिया है? कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में सिटीजनशिप अमेंडमेंट लागू नहीं करेंगे। अरे आप मुख्यमंत्री हो, आप चुने हुए लोग हो, भारत के संविधान को सामने रख करके शपथ लिया है। अरे तिरंगे झंडे के नीचे खड़े रहते हो, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा राष्ट्रगान करते हो और ऐसे बयान देते हो। अरे पहले कम से कम अपने राज्य के कानून के जो जानकार है उनसे जरा बात तो कर लो, बंद कमरे में कर लो, ताकि ऐसी बीच बेइज्जती ना हो आपकी। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों के हाथ में, लोकशाही देश में, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के देश में विरोध के नाम पर जब ऐसे लोगों के हाथ में ईंट, पत्थर और लाठियां देखता हूं तो मुझे भी और 130 करोड़ देशवासियों को भी तकलीफ होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? कोई हिंसा से सहमत है क्या? आगजनी से सहमत है क्या? निर्दोषों की पिटाई से सहमत है क्या? यही है कसौटी, यही है कसौटी। तिरंगा उठाना हमारा अधिकार है, लेकिन हाथों में आया तिरंगा जिम्मेदारियां भी लेकर के आता है। जो लोग गिद्ध की तरह भी नोचेंगे तो, गिद्ध की तरह भी नोचेंगे तो भी ये मोदी देश के लिए जिएगा, देश के लिए जूझता रहेगा। मैं देश के लिए काम करता रहूंगा। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने क्या क्या बोले हैं और आप क्या क्या राय विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।